मिले और तुम्हारा घर बच्चों से भरा रहे। सोफिया आ भरते हुए शीशा चढ़ा लेती है। उसे इग्नोर करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे जानते होगे। सोफिया हाथ बढ़ाकर मेरे लिए मेरी सीट बेल्ट बांधती है। हम बस कभी कभी साथ में टेनिस खेलते हैं। टेनिस का जिक्र उसके मैच की याद ताजा कर देता है, जिस तरह से वो कोर्ट पर मूव कर रहे थे। मैं खुद को रोक नहीं पाता। सोफिया, तुम सच में इनक्रेडिबल थी वहां। तुमने अपने दम पर इतना स्कोर किया। तुम्हें एला के चेहरे का एक्सप्रेशन देखना चाहिए था। सोफिया इस तारीफ को शांत कंपोजर के साथ लेती है। वो बस काफी अच्छी नहीं है। अगर एला नहीं होती तो वो उस मैच में बिल्कुल नहीं आती। सोफिया को एला के बारे में इतने ब्लंट तरीके से बात करते सुनकर मुझे ये काफी अम्यूजिंग लगता है। मुझे नहीं लगता था कि उसमें किसी के बारे में इस तरह बात करने की हिम्मत होगी। हालांकि फेयर होने के लिए उसने जो कुछ भी कहा वो सच था। तुम सच में कुछ और ही हो, मैं कहता हूँ। मैं सच में तुम में एक भी कमी नहीं ढूंढ सकता। तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, और अब ये आज मेरे पास बैठा हर लड़का तुम पर पूरी तरह से फिदा था। मैं उनमें से किसी को नहीं जानती। सोफिया सिंपली कहती है। ऑफ कोर्स तुम नहीं जानती। मैं बस कह रहा हूँ तुम रिमार्केबल हो। लेकिन इस तरह मेरे स्कूल में आना, मेरे इतने करीब रहना, क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि लोग तुम्हारी पीठ पीछे क्या कहेंगे? सोफिया मेरी तरफ देखती है। वो क्या कहेंगे? ऑनलाइन अभी भी लोग कह रहे हैं कि मुझे एक ओल्डर औरत में रखा हुआ है। स्कूल में भी लोग यही कहते हैं। मेरी रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं है। मुझे उस सब की कोई परवाह नहीं है, सोफिया कहती है। मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ। उसके एक्सप्रेशन से साफ है कि उसे इस र्यूमर के बारे में पहले से पता था। उसने पिछले कुछ दिनों में एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो आज आंशिक रूप से मेरे लिए स्टैंड लेने आई हो? ड्राइवर हमें रेस्टोरेंट ले जाता है। हम मुश्किल से बैठे ही हैं कि मेरा फोन एक मैसेज के साथ बजता है। मैं इसे खोलता हूँ। ये इलाका है। दो शब्द, आई एम सॉरी। जैक एक पल के लिए स्क्रीन को घूरता है। उसने सच में माफी मांगी तो वो सच में नहीं चाहती कि मैं सोफिया के करीब जाऊं? शायद ये बस ह्यूमन नेचर है। उसने मुझे चाहे कितना भी नीचा क्यों ना दिखाया हो। जैसे ही मैंने उसके पीछे भागना बंद किया और किसी और की तरफ मुड़ा, वो पैनिक करने लगी। तुम्हें क्या खाने का मन है? सोफिया पूछती है। मेरी कुछ भी चलेगा, तुम पहले सेलेक्ट कर लो। सोफिया कुछ डिशेस ऑर्डर करती है, फिर याद आता है कि जैक को स्पाइसी खाना पसंद है और उसके लिए कुछ ऑर्डर कर देती है। वो आजकल ज्यादातर शामों को साथ में डिनर कर रहे हैं। सोफिया अब उसे अच्छे से जान गया है। अंकल ओवन अभी तक वापस नहीं आए हैं। वो बहुत बिजी चल रहे हैं, मैं आह भरते हुए कहता हूँ। ये टॉपिक जैक पर भारी पड़ता है। उसकी पिछली जिंदगी में उसके पिता की कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इन दिनों वो अपने ग्रेड्स को ऊपर धकेलने पर फोकस कर रहा है और उसे अपने पिता के साथ बिताने के लिए जो वक्त मिलता है वो बहुत का है। उसके पिता हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। यहाँ तक कि जब जैक उनके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, तब भी उनके पास देने के लिए काफी वक्त नहीं होता था। लेकिन जैक का एक प्लान है। जब वक्त आएगा तो वो अपने पिता को उस दिन जाने से रोकने का कोई रास्ता निकाल लेगा। एक्सीडेंट को रोकने के लिए इतना काफी होना चाहिए। सोफिया जैक को चुपचाप चबाते हुए देखती है। उसकी आंखें टेबल पर टिकी हैं, साफ तौर पर ख्यालों में खोया हुआ। उसने नोटिस किया है कि वो कभी कभी इस तरह खो जाता है। उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बताते हैं कि कुछ तो है जो वो छिपा रहा है, लेकिन अगर वो शेयर नहीं करना चाहता तो वो उस पर दबाव नहीं डालेगी। एला घर वापस आती है तो देखती है कि उसके पिता स्टीव वापस आ गए हैं। वही आदमी जिसने अपना पिछला कुछ वक्त गैम्बलिंग में बिताया है। वो उसके कमरे में इंतजार कर रहा है। जब वो उसे अंदर आते हुए देखता है तो उसका एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। आजकल जैक के साथ चीजें कैसी चल रही हैं? कुछ नहीं चल रहा है। एला ने पूरा रास्ता जैक के बारे में अपनी फीलिंग्स को पलटते हुए बिताया था। अब अपने पिता का सामना करते हुए उसका एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है। कुछ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि जाकर उसे जीत लो। तुम अभी तक वो भी नहीं कर पाई। उसे देखते ही एला की आवाज फ्लैट हो जाती है। मुझे किसी को क्यों जीतना चाहिए? वो मुझे पहले ही निकाल चुका है। क्या मुझे उसके पास गिड़गिड़ाते हुए वापस जाना चाहिए? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? अंदर ही अंदर जैक को सोफिया के साथ देखना उसे चुभता है। उसके अंदर का एक हिस्सा उसे वापस खींचना चाहता है, लेकिन अभी अपने पिता को देखकर वो शुक्रगुजार है कि वो और जैक अब साथ नहीं है। वो मुश्किल से अपनी बात खत्म करती है कि स्टीव आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। स्टूपिड लड़की, अगर तुम उसे वापस नहीं लाती तो अब हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? निकालो। वो टेबल पर फिर से सब कुछ हार चुका है, ये उसके चेहरे पर साफ लिखा है। एला उसे घूरती है। तुमने फिर से गैम्बलिंग की है। मेरे मामलों से दूर रहो। अपनी माँ जैसी मत बनो। डिस्गस्टिंग। ऐसे ही करती रही तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। जब तुम जैक के साथ थी तो पैसों की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं जितना चाहूं खेल सकता था और कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तुम्हें उस कंगाल के साथ इन्वॉल्व होना था। और अब देखो, तुमने एक गोल्डन कैच को अपने हाथों से फिसलने दिया। उसे वापस लाओ वरना मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा।
स्टीव तूफान की तरह बाहर निकल जाता है। एक बार जब वो चला जाता है, एला अपने बिस्तर के नीचे छिपने की जगह चेक करती है। उसने वहां जो पैसे छिपाए थे वो गायब है। उसने उसे पहले ही ढूंढ लिया है। अपार्टमेंट छोटा है। सिर्फ अपने पिता के साथ बड़े होने की वजह से उसे कभी कोई असली प्राइवेसी नहीं मिली। चीजें छिपाने के लिए कुछ ही जगह हैं। जब वो जैक के साथ थी तो वो चुपचाप उसके दिए हुए कुछ पैसे अलग रख लेती थी। यूनिवर्सिटी आने वाली थी। हर जगह खर्चे। उसके पिता किसी काम के नहीं होंगे। उसे सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना था। लेकिन फिर भी उसने उसे ढूंढ ही लिया। जब तक एला वापस बाहर आती है, वो पहले ही जा चुका होता है। वो खाली दरवाजे को घूरती है, फिर दीवार पर जोर से लात मारती है। डिनर के बाद जैक और सोफिया रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बारिश हो रही है। ड्राइवर जैक को घर ले जाता है और उसके लिए एक छाता तान देता है। जैक कार से बाहर निकलता है। सोफिया छाता ले लेती है और उसे उसके दरवाजे तक छोड़ने जाती है। ओके, बारिश तेज हो रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए, जैक उससे कहता है। सोफिया उसकी तरफ जेंटल तरीके से देखती है। गुड नाइट। उसकी आवाज सॉफ्ट है। जैक वापस उसकी तरफ देखता है। वो चमकती आंखें उस पर टिकी हैं। उसे अपना चेहरा गर्म होता हुआ महसूस होता है। वो सिर हिलाता है। तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, कल मिलते हैं। सोफिया सिर हिलाती है, छाता वापस लेती है और कार में बैठ जाती है। जैक उसे जाते हुए देखता है और रियलाइज करता है कि उसके साथ रहना सच में उसे खुश करता है। कार आगे बढ़ जाती है। जैक अंदर जाने ही वाला होता है कि एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है। जैक। वो मुड़ता है। एला अंधेरे से बाहर आती है। उसके पास कोई छाता नहीं है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कितनी देर से वहां खड़ी है। वो पूरी तरह से भीग चुकी है। उसे देखकर मैं कॉट ऑफ गार्ड हो जाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले वो माफी वाला टेक्स्ट और अब इन पर्सन आना। लगता है दोपहर का मेरा छोटा सा परफॉर्मेंस मेरी सोच से कहीं ज्यादा भारी पड़ा। एला मेरी तरफ देखती है। मैं कुछ ही पलों पहले स्माइल कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसे देखता हूँ मेरा एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। तो तुम सोफिया के साथ इतने खुश हो? या मैं हूँ। जैक कहता है कि वो मुझे अच्छे से ट्रीट करती है, कुछ लोगों की तरह नहीं। एला ने जैक के आसपास हमेशा एक कोल्ड फेस रखा है। उसे इस तरह देखना लगभग टेंडर, कुछ रेयर है। ये जानने के बावजूद कि वो पूरी तरह से झूठी है, ये जानने के बावजूद कि ये सब एक नाटक है, उसका एक ऐसा रूप देखना जो उसने पहले कभी नहीं देखा, फिर भी उसके अंदर कुछ अजीब सा सेटिस्फैक्शन पैदा करता है। तुम्हें क्या चाहिए? एला जैक पूछता है। एला के होठों के कोने पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तो तुमने सच में अपना मन बना लिया है? तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है क्या? पैसों की तंगी चल रही है क्या फिर से? जैक कहता है। तुम मुझे इस तरह तभी देखती हो जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, एला कहती है। उसकी आंखों में देखते हुए मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। वो जाने के लिए मुड़ती है। मैं घर जा रही हूँ। वो मुड़ती है और चलने लगती है, और कुछ ही पलों में जैक उसे जमीन पर गिरते हुए देखता है। जैक आंटी चेन को आवाज लगाता है। वो भागकर आती हैं और जमीन पर पड़े फिगर को घूरती हैं, विजिबली शेकन। क्या वो मिस एला नहीं है? उसे क्या हुआ? पता नहीं, वो बेहोश हो गई। आंटी चेन एला पर छाता तानती हैं और उसके माथे पर हाथ रखती हैं। वो तप रही है। पक्का बुखार होगा। हम क्या करें? क्या हम उसकी देखभाल करने वाले हैं? उसे अंदर ले आओ, जैक कहता है। किसी डॉक्टर को बुलाओ। क्या मैं उसे उसके पुराने कमरे में ले जाऊं? आंटी चेन झिझकते हुए पूछती हैं। क्या वो कमरा नहीं था जहां अंकल स्टीव रहा करते थे? उसे अभी वहीं लिटा दो। जैक ने उसे जो कमरा दिया था वो उसके अपने हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अरेंज किया गया था। अब उसे वो कमरा देना बर्बादी होगी। जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से स्टाफ क्वार्टर्स उसके लिए काफी से भी ज्यादा है। आंटी चेन एला को स्टाफ रूम में शिफ्ट करवा देती हैं। फिर वो डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर कंफर्म करता है कि ये सिर्फ बुखार है, कुछ सीरियस नहीं। वो उसे आराम करने देते हैं। जैक खिड़की के पास खड़ा बाहर आंगन में देख रहा है। आज रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो नहा चुका है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। सोफिया के एक मैसेज से उसका फोन लाइट अप हो जाता है। मैं घर पहुंच गई, जैक रिप्लाई करता है। अभी नहाकर निकला हूं। तो फिर थोड़ा आराम कर लो। गुड गुड नाइट। जैक अपना फोन नीचे रखता है और सो जाता है। अगली सुबह जैक नीचे आता है तो देखता है कि आंटी चेन ने पहले ही ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। वो बैठता है और पूछता है, एला कैसी है? वो सुबह जल्दी उठी और सबसे पहले चली गई। जैक ऊपर देखता है, कॉट ऑफ गार्ड। सच में? मुझे लगा वो अभी भी यहीं होगी। मैंने उसे आपके उठने तक इंतजार करने को कहा था, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उस लड़की के दिमाग में क्या चलता है मैं कभी नहीं समझ पाती। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी, जैक कहता है, उसे समझना नामुमकिन है। आंटी चेन जैक की तरफ वार्म तरीके से देखती हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मिस सोफिया आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छी है। यंग मास्टर, प्लीज अब से एला से दूरी बनाकर रखिएगा। उन्हें डर है कि वो फिर से उसी लवसिक बेवकूफ में ना बदल जाए। जैक हंसता है।
रिलैक्स। मैंने कल रात उसकी फिक्र सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो मेरे दरवाजे पर बेहोश हो गई थी। मैं उस अपशकुन का बोझ अपने सर नहीं लेना चाहता था। आंटी चेन राहत से मुस्कुराती हैं। गुड। जब से जैक ने लव से एक बेवकूफ बनना छोड़ा है, उन्होंने पहले की तरह फिक्र करना बंद कर दिया है। बिगड़ा हुआ यंग मास्टर सच में बड़ा हो गया है।